हेलो गाइस। अंडर अंडर मैकेनिक्स हम डिफरेंट टाइप्स की मोशन पढ़ते हैं. सो इन योर सिलेबस विच काइंड ऑफ मोशंस वी आर गोइंग टू स्टडी. सो मोशन कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो एक तो पढ़ते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं हम लोग. रेक्टिलिनियर मोशन में हमने देखा 1D मोशन देखा है, 2D मोशन देखा है. ठीक है. उसके बाद हम दूसरे टाइप की मोशन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं. ठीक है ना. सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं. बेसिकली सर्कुलर मोशन को हम थोड़ा सा 2D के अंडर थोड़े से कंसेप्ट्स यूज करके वी गो फॉर द सर्कुलर मोशन. लेकिन सर्कुलर मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट मोशन. तीसरी एक टाइप की मोशन पढ़ते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं हम लोग. रोटेशनल मोशन के बाद हम और एक टाइप की मोशन पढ़ते हैं. दैट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है ना. तो इन चार टाइप की मोशंस हम पढ़ते हैं. तो ये रेक्टिलिनियर मोशन यानी जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है या फिर 2D मोशन में होती है. बेसिकली ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे फिजिकली जा रहा है. सर्कुलर मोशन जो होती है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. ये सर्कुलर मोशन होती है. रोटेशनल मोशन जो होती है ये हम पढ़ने वाले हैं. रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी घुमाता है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये अपनी खुद की बॉडी घुमाता है. लास्ट वाला है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन जो है इस मोशन में एक्चुअली टू एंड फ्रो मोशन आती है. यानी वाइब्रेशंस भी उसी के अंडर आते हैं. वाइब्रेशंस ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन के अंडर आते हैं. ऑसिलेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन. तो इसमें से यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन कैसे यूज किया जाता है. रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है. ट्रांसलेटरी मींस रेक्टिलिनियर. ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है. ये सारी चीजें हम अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो विल स्टार्ट. हमने एक्चुअली ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग. और उस चैप्टर में हमने पढ़ना शुरू किया था सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट खत्म होने के बाद वी नीड टू स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन के दो टाइप्स होते हैं. एक टाइप होता है कि रोटेशनल मोशन जो होती है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूम रही है और वो एक्सिस स्टेडी है. ठीक है ना. वो एक्सिस स्टेडी है. यानी सपोज अगर मैंने एक डिस्क ले ली तो डिस्क को मैंने इस एक्सिस के अराउंड गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया. गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया. तो ये वाली जो मोशन होती है इस मोशन को कहा जाता है प्योर रोटेशनल मोशन. क्या कहा जाता है. प्योर रोटेशनल मोशन. इसमें पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है. लेकिन सपोज एक कार ले लिया आपने और वो जो कार है उस कार के जो पहिए हैं, ठीक है ना, ये जो टायर्स होते हैं उस कार के, ये जो टायर्स हैं ये टायर्स एक्चुअली रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं एंड ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. सो बेसिकली ये वाली जो मोशन होती है इस वाली मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन कहा नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेटरी भी मोशन होती है. सो बेसिकली इसको रोलिंग कहा जाता है. रोलिंग मोशन कहा जाता है. रोलिंग मोशन यानी एडिशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड प्योर रोटेशनल मोशन. प्योर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का एडिशन जो होता है उसे हम रोलिंग मोशन कहते हैं. रोलिंग मोशन में होता क्या है कि ये वाला जो पहिया है, ये वाला जो व्हील है, ये वाला व्हील इस एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. लेकिन बेसिकली ये एक्सिस ही मूव हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट. यहां पे कैसे है, यहां पे ये एक्सिस कांस्टेंट है, यहां पे ये एक्सिस ही मूव हो रहा है और ये मूविंग एक्सिस के अराउंड आप गोल गोल घूम रहे हो. सो ये वाली जो मोशन होती है दिस मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन. ठीक है. अब यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फंडे पता है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंड आपको ठीक से पता है. सो ठीक से आप चेक करके देखना कि ये ऑब्जेक्ट जो था ये रोल हो रहा है ऐसे. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया. ये ए पॉइंट था, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया ए करके. तो ये जो एंगल था ये एंगल है थीटा. सपोज ये एंगल है थीटा. अब ये वाला पॉइंट ए जो पॉइंट था वो ऑन द एज ऑफ दिस डिस्क था. मैंने दूसरा एक पॉइंट लिया ये वाला पॉइंट बी है. अब आप ठीक से देखो कि अगर ये मोशन है तो रोटेशनल मोशन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जितने टाइम में ये ए पॉइंट यहां से आएगा ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी यहां पे आएगा.
सही बात है, ये वाला भी पॉइंट यहां पे आएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिजिड बॉडी प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? कोई भी एक बॉडी ले लो, कोई भी शेप की बॉडी ले लो, उस बॉडी में कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमेशा अगर कांस्टेंट है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर मोशन, बिफोर मोशन, जो भी है, अगर वो एग्जैक्टली सेम रहता है हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये वाली जो बॉडी होती है, इस बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। इस वाली बॉडी को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी। ठीक है, सो ये वाला बी और ए जो है, अगर वो दोनों यहां पे हैं, तो ऑब्वियसली रोटेट होने के बाद ये दोनों यहां पे आएंगे, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला पॉइंट जो था वो भी यहां से लेके यहां तक आ गया। तो बी वाले पॉइंट ने क्या किया? बी वाले पॉइंट ने भी उतने ही, ठीक से देखना, बी वाले पॉइंट ने उतना ही एंगल कवर किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ। सही है, ओरिजिनल पोजीशन के साथ उसने उतना ही एंगल कवर किया, यानी ए वाला जो पॉइंट है वो भी उतना ही एंगल कर रहा है, बी वाला पॉइंट भी उतना ही एंगल कर रहा है। इसका मतलब थीटा, ठीक है ना, ये ए से लेके ए तक टी टाइम में आया, ये भी टी टाइम में आया। इसका मतलब थीटा एंगल कवर करने के लिए दोनों को सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, अगर थीटा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी है, इसका मतलब ए की एंगुलर वेलोसिटी और बी की एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। ए की एंगुलर वेलोसिटी और बी की एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। और ये दोनों जो पॉइंट है, अगर मैं सेपरेटली कंसिडर करता हूं, तो ये दोनों पॉइंट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड गोल 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 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ अगर पॉइंट कंसीडर करूं तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं, बिकॉज वी कंसीडर विच एवर द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज अ पॉइंट मास। ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे। सो बताना ये है यहां पे मुझे कि जब कभी भी हम फिक्स्ड एक्सिस जो होता है, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये गोल 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 घूम रहा है और ये व्हील जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास जो होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास, तो ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने एक रोल कर दिया यहां से, तो ये रोल होता हुआ नीचे आएगा और वो ट्रांसलेट होता हुआ भी आएगा। तो मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से रोल होता हुआ नीचे आया। लेकिन अब आप यहां पे देखोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन रेडियस अलग है। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सबका एंगुलर वेलोसिटी, b का एंगुलर वेलोसिटी, a का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो ये तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन r यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों के लिए अलग है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मतलब यहां पे भी वही होगा कि हर एक पॉइंट जो होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी बदलती हुई जाएगी। अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी बदल रही है, तो आप कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से रोल होता हुआ नीचे आया, तो वो वेलोसिटी किसकी है? तो याद रखना कि ये जो होल बॉडी होती है, उस पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कभी भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता है। सो वो जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड सारे ऑब्जेक्ट, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, प्रोवाइडेड, ठीक है, याद रखना, प्रोवाइडेड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, provided axis of rotation passing through center of mass. So the thing is कि यहां पे एक ट्रांसलेटरी मोशन है और एक रोटरी मोशन होती है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से जाता है, वो पॉइंट जो होता है, वो पॉइंट बेसिकली सिर्फ
ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रोटरी मोशन, वो कोई भी टाइप की रोटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। वो वाला जो पॉइंट होता है, उस वाले पॉइंट के अराउंड सारे ऑब्जेक्ट, सारे जो पॉइंट होते हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर स्टडीइंग द रोटेशनल मोशन, याद रखना। और ठीक से बताता हूं मैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है, मैंने इस एक्सिस के अराउंड उसको गोल घुमाना शुरू किया, मैंने उसका रोटेशनल मोशन इस एक्सिस के अराउंड शुरू किया, तो सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट, 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 सारे पॉइंट इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट जो होता है वो स्टेडी होता है, रेस्ट में होता है, इफ इट इज अ प्योर रोटेशनल मोशन। अगर वो रोलिंग मोशन है तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो रोटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोटेशनल मोशन में, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब और एक चीज देखते हैं। चलो, अगर पूछा जाए व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड द ट्रांसलेशनल मोशन, सो बेसिकली रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में एक डिफरेंस होता है मेजर, जिससे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। यानी ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे जा, ठीक है ना, सो ऐसे जा रहा है, इसके बाद ऐसे जा रहा है, देन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाले ऑब्जेक्ट ने सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की है, बिकॉज मैंने उसको कहीं पे भी घुमाया, फिर भी मैं उसको उठा के उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर रखता हूं तो उसके ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर गोल घूम रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, तो आप ठीक से देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। ठीक है, सो इसे कहा जाता है रोटेशनल मोशन, बेसिक डिफरेंस। ठीक है ना, अगर आपके घर में पंखा है तो पंखा गोल 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 घूमता है, इज इट मूविंग? यस इट इज मूविंग। क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है? नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट? दैट इज बेसिकली द रोटेशनल मोशन। सो द थिंग इज कि सपोज एक मैं अगर, ठीक है ना, ये फ्लोर है, ये एक सपोज एक कंसिडर करो कि एक वॉल है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर यहां से शुरू हुआ और अगर ऐसे जाने लगा, तो इसकी मोशन कौन सी मोशन है? इसकी मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज इसको उठा के अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन पे रखता हूं जहां से जो शुरू हुआ था, तो देयर इज नो चेंज इन ओरिएंटेशन। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है ना, लैडर कंसिडर करो, ये लैडर यहां पे थी, ये लैडर गिरना शुरू हुई, उसका बेस वहीं पे रहा, लेकिन वो जाके इस वाले वॉल पे जाके टिक गई, तो यहां पे कौन सी मोशन हुई? तो यहां पे हुई रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहां पे ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये वाला एक पॉइंट है कि जिस वाले पॉइंट ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, बाकी सारे पॉइंट मूव हो गए। तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस बेस। इस वाले बेस के एक्सिस के अराउंड वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाली मोशन कौन सी होगी? रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन क्यों? क्योंकि यहां पे एक पॉइंट ऐसा है कि जो पॉइंट अपनी जगह से आफ्टर एंड बिफोर द मोशन अपनी जगह से नहीं हिला, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तीसरा एक पार्ट हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये लैडर यहां पे थी, वो यहां पे जाके टिक गई, उसके बाद वो नीचे फिसल के गिरना शुरू हुई। ठीक है, ये वाली जो मोशन होती है, ये वाली मोशन है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का ये कॉम्बिनेशन है। हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक आने तक वो ऑब्जेक्ट जो था वो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट फिक्स यहीं पे था।
अब हुआ क्या कि जैसे ही ये वाला पॉइंट आगे जाना शुरू हुआ, ये वाला पॉइंट भी नीचे आना शुरू हुआ। यानी बेसिकली ये कौन सी रोटेशनल मोशन हुई? ये रोटेशनल ये मोशन कौन सी हुई? ये मोशन बेसिकली रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन हुई। यहां पे अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना। अबाउट दिस पॉइंट ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन द थिंग इज कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट खुद मूव हो रहा है। यानी मैंने आपको जो रोलिंग मोशन का एग्जांपल दिया था, सिमिलर टाइप ऑफ रोलिंग मोशन, ये मोशन भी ऐसी है जहां पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म्ड अराउंड एक्सिस विच इट सेल्फ हैज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सो ये वाली जो मोशन होती है ना, ये वाली मोशन को भी हमें एनालाइज करना है, ठीक है ना। अभी नहीं है लेकिन इस वाली मोशन को भी एनालाइज करना है। इस वाली मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। ये ऐसे जाना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली ये जो है ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये वाला एक्सिस खुद ट्रांसलेशन में है। सो ये वाली जो मोशन होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है हम लोगों को इस यूनिट में। चलो अब थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। अब आपका जो आपके घर में जो सिलेंडर आता है, ठीक है ना, गैस सिलेंडर, ठीक है ना, एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपके घर में जो आता है वो गैस सिलेंडर, ठीक है ना, लेते वक्त वो क्या करता है, वो वाला बंदा जो होता है वो गैस सिलेंडर ऐसे डाल देता है, और ठीक है ना, गैस सिलेंडर ऐसे डाल देता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इट लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे 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 वो लेके आता है, पैर मारते मारते लेके आता है, ठीक है ना। ये फंडा याद रखना, ठीक है। अब सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 kg, ठीक है। जैसे ही मैं इनको बता देता हूं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक कैलकुलेशन हो जाता है कि यार ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला लाइट ऑब्जेक्ट है, ये वाला हेवी ऑब्जेक्ट है। इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ मोशन। यानी अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करने के लिए मुझे जितना फोर्स लगाना पड़ता है उससे कई ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। यानी ये जो मास होता है, ये मास आपको बेसिकली सेंस ऑफ इनर्शिया देता है। यानी इसका सेंस ऑफ इनर्शिया कि हाँ यार ये इस ऑब्जेक्ट को इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इस वाले ऑब्जेक्ट को इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बेसिकली मास आपको सेंस ऑफ इनर्शिया, सेंस ऑफ एफर्ट्स फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन देता है, ठीक है, सेंस ऑफ मोशन फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन देता है। आपके घर में जो सिलेंडर वाला आता है, तो मैंने कहा आपको कि सिलेंडर वाला ऐसे सिलेंडर डाल देता है और ऐसे उसको लात मारते 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 लेके जाता है। अब वो ऐसे क्यों नहीं लेके जाता? वो ऐसे भी तो लेके जा सकता है। वाई डज नॉट गो विद लाइक दिस? ये ऐसे क्यों नहीं लेके जाता? बिकॉज क्यों मैं ऐसे पूछ रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर है उसका मास तो उतना ही है। यानी ये मास जो है, ये मास उतना ही है। अगर मास उतना ही है तो ऐसे ले जाए या फिर ऐसे ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे पता है कि अगर ऐसे ले जा रहा हूं मैं तो मुझे वो इजी जाएगा। अगर ऐसे 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 करके लेके जा रहा हूं तो मुझे वो इजी जाएगा, लेकिन अगर ऐसे करके लेके जा रहा हूं तो इजी नहीं जाएगा। यहां पे बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन, इट्स अबाउट द रोटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। यानी यहां पे सिर्फ मास सफिशिएंट नहीं है टू कैलकुलेट द एफर्ट्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं, इसके लिए सिर्फ उसका मास पता होना सफिशिएंट नहीं होता है। सो यहां पे चेंज क्या हुआ? तो यहां पे आप अगर ठीक से देखोगे तो ये अगर ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इस एक्सिस के, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके सेंटर में से जो जा रहा है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे लेके जाने की कोशिश करता हूं, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है। सही है ना? इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है। सो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ कि अमाउंट ऑफ एफर्ट चेंज हो गए मेरे, ठीक है ना। तो ये जो रोटेशनल मोशन के लिए सेंस ऑफ एफर्ट तैयार करने वाला जो पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसे क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपको रोटेशनल इनर्शिया के बारे में बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोटेशन के लिए कितना अपोज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन
द पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये ज्यादा अपोज नहीं करता, लेकिन ऐसे रोटेट होने की कोशिश करता है तो वही ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज करता है। तो ये वाला जो फैक्टर होता है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोटेशनल मोशन। नाउ ये जो रोटेशनल मोशन होता है, इन दिस रोटेशनल मोशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, r नहीं लिखता हूं यहां पे, मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, a लिख देता हूं, क्योंकि r बोला कि हमारे दिमाग में आ जाता है रेडियस, सो इट्स नॉट रिलेटेड विथ रेडियस। यानी अगर एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट छोड़ दो, सपोज एक मास एलिमेंट है m, ठीक है ना, ये पॉइंट मास है, तो ये वाला जो पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास को अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मूव करवाना है तो ये होता है a, ये होता है m। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय ma स्क्वायर। if there is a system of particle then अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये सपोज m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी कंटेनिंग m1 to m5 masses is given by I is equal to m1 a1 square plus m2 a2 square plus dot 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 plus m5 a5 square। यहां पे m1 is the mass, first mass, second a square is a1 is distance of that mass from the axis of rotation। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये m2 मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। सो हर एक पॉइंट मास का मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कौन सा डिस्टेंस है? दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इनका एडिशन जो होता है दैट इज गिवन बाय आई। सो आई को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई ए आई स्क्वायर। यहां पे ए इज इक्वल टू 0 टू जो भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें हैं, ये बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ठीक है ना। अभी r यूज कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि व्हाट इज मीन बाय r, ठीक है ना। तो एम आई आर आई स्क्वायर, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे होता है, अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना पड़ता है? आई इज इक्वल टू, अगर ये जो है ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए है, DISCRETE, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए होता है, और ये होता है कंटिन्यूस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूस मास सिस्टम। कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम फैमिलियर हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंटिन्यूस मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसके लिए कि कौन कौन सा क्या क्या होता है, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर। क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। सो ऑब्वियसली डायमेंशंस क्या होंगे उसके? डायमेंशंस ठीक से बताना, डायमेंशंस क्या होंगे? ट्राई करो डायमेंशंस के लिए। ये होगा m1L2 T0, m1L2 T0, ये हो गए उसके डायमेंशंस। उसके बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? किस किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? तो पहला वो डिपेंड होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट होता है कि कोई भी मास जो होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड होता है। एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी,
एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड होता है। और तीसरा किस पे डिपेंड होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन तीन चीजों पे वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन तीन चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो रिजिड बॉडी का, याद रखना, रिजिड बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रॉपर्टी है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, अगर ओमेगा 1 से घूम रहा है तो, अगर ओमेगा 2 से घूम रहा है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। और एक यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, बेसिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, बिकॉज आपने यहीं पे देखा हम लोगों ने क्या किया कि हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल मासेस डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्लाइटली डिपेंड अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर डिपेंड होता है। सो याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, सो विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस और वो कैसे काम करता है। यहां पे एक m1 मास है, यहां पे एक m2 मास है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस मुझे निकालना है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है a1, ये वाला डिस्टेंस है a2, ठीक है ना। और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू m1 a1 स्क्वायर प्लस m2 a2 स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा पूछा गया मुझे कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे ये m2 मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज 5 है, 5 की जगह पे r कर देते हैं, चलो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू m1 निकालना है। ये वाला जो m1 है, m1 के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 के थ्रू अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है तो इस पूरी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालूंगा, I इज इक्वल टू, अगेन यही फॉर्मूला होगा, m1 a1 स्क्वायर प्लस m2 a2 स्क्वायर। तो अब m1 मास ऑफ फर्स्ट m1, a1 मीन्स इट्स मास ऑफ m1 का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना है डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, 0, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, प्लस m2 a2, सो m2 मास इसका, एंड a2 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना डिस्टेंस है, r, नहीं ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस डिस्टेंस को अगर मैंने सपोज x कह दिया तो मुझे यहाँ पे m2 x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, याद रखना। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और एक एग्जांपल करते हैं, ओके, सपोज देयर इज m मास, वहां पे भी m मास है, यहाँ पे भी m मास है, यहाँ पे भी m मास है, ठीक है ना। ये सारे m मासेस हैं और ये एक स्क्वायर तैयार कर रहे हैं, सपोज ये स्क्वायर तैयार कर रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अक्रॉस वन साइड ऑफ द स्क्वायर, इसके अक्रॉस ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू मुझे ये सिस्टम को गोल घुमाने के लिए कितना लगेगा, सिंपल सी बात है, m 4 m है, तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला, हम वो लिखूंगा। उसके बाद m1, ये वाला सपोज मैंने 1 पकड़ा, ये वाला 2 पकड़ा, ये वाला 3 पकड़ा, ये वाला 4 पकड़ा, तो क्या होगा, इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m1 ये है और उसका डिस्टेंस यहाँ पे सपोज a कंसिडर किया, तो m1a यानी क्या मिलेगा मुझे, ma स्क्वायर। उसके बाद 2 है, ये वाला जो मास है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, अगेन a ही है,
तो क्या लिखूंगा मैं, मास, उसका मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस ये तीसरा जो है इसका मास कितना है m, लेकिन उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 0, सो कितना मिलेगा मुझे 2ma²। अगर सपोज ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी सिस्टम में अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी पासिंग थ्रू दिस मास, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, अगर ये वाला डिस्टेंस है तो ये 1 है, सो I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ma² प्लस ये वाला जो है इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, ये वाला उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या लिखूंगा मैं, m इंटू √2a², ठीक है ना, ये √2 आएगा, ये है a, ये है a, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस a² √2a², सो ठीक है ना, आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्लस ये वाला इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है a, सो ma² प्लस इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0, तो आंसर आएगा ये वाला। गेटिंग द पॉइंट, सो ma² प्लस 2ma² प्लस ma² यानी 4ma², ये वाला आएगा, सो इट्स इजी। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए इजी है, वी नीड टू गो फॉर द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है फॉर डिफरेंट एक्सिस। बेसिकली एक ही सिस्टम है, यहाँ पे भी देखो आप, एक ही सिस्टम है, उसी सिस्टम के लिए पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल गो फर्दर एंड विल गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम टू फाइंड द axis of to find the moment of inertia for different axis of rotation. Thank you.